हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी का। अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी नई नई कहानियाँ आते रहती है जो कि सुनकर आप लोगों को भी खूब मज़ा आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की ये कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी रितेश नायर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रितेश नायर है। आज जो घटना दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना कुछ अजीब सी थी जो हमें आज तक नहीं समझ में आई कि ये हमारे साथ क्यों हुआ था और कैसे हुआ। ये बात है उस समय की जब मेरी नई शादी हुई थी। शादी के 3 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। एक दिन मुझे घर से एक जगह पर जाना था। मैं उस जगह का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो जगह हमारे गांव से, या यूँ कहिए कि हमारे घर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने सोचा कि बाइक से जाऊँगा और रात में जल्दी ही काम पटा कर वहाँ से लौट आऊँगा। मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे निकला। जब मैं उस जगह पर पहुँचा और जिस काम के लिए गया था, तो जिनके घर पे मैं गया, पता चला कि उनके घर पर कोई आत्मा आ चुकी है। पहले तो सुनकर मुझे हंसी आई और उसके बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इस समय भी लोग आत्माओं पर विश्वास करते हैं और क्या आत्माएं होती है। मेरे मन में कई सारे सवाल घूमने लगे। उस घर में एक आदमी था जिसकी उम्र 40 से 45 साल के आसपास की होगी। वो मेरे पास आया, आकर कहने लगा कि आप कुछ दिन बाद आइए, अभी हमारे घर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैंने उससे पूछा कि मेरा काम तो थोड़े ही समय का है, मैं काम करके चला जाऊंगा, लेकिन उसने मना किया। वो कहने लगा कि आप समझिए, अगर आप हमारे घर पर आएंगे तो आपकी भी जान को खतरा रहेगा। इसके बाद में वहीं पर खड़े होकर एक आदमी को फ़ोन मिलाया। वो आदमी वही था जिसने मुझे उस घर पर काम के लिए भेजा था। उस आदमी ने फिर पता नहीं अंदर क्या बात की और क्या किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने दरवाज़ा खोला मुझे ही बुलाने के लिए। फिर मैं तो बाहर ही खड़ा था, तो मैं तुरंत ही अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही उन्होंने मुझे दाई ओर की ओर इशारा किया कि आप यहाँ चले जाओ। लेफ्ट साइड में देखकर समझ में आ रहा था कि कुछ तो मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि उसमें से 2 फैमिली मेंबर जो कि लेडीज थी, रो रो कर उनके मुंह सूजे हुए थे। और भी घर में जो बाकी मेंबर्स थे उनके चेहरे पर टेंशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जब मैं अपना काम करके वहां से निकलने लगा, तभी उन लोगों ने कहा कि आप ये पानी में अपने हाथ पैर डुबो कर जाइए। मैंने कहा क्यों, इससे क्या होगा? वो लोग कहने लगे कि जो आत्माएं हमारे घर पर है, वो आत्माएं कहीं आपका पीछा ना करें। मुझे उनकी ये सब बात सुनकर पहले ही हंसी भी आ रही थी। मैंने इग्नोर किया। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तभी उस आदमी ने दोबारा कहा कि आप हाथ पैर डुबो कर जाइए। मुझे इसमें कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ये पानी आप लोगों के घर का ही है ना? मैं अभी आपके बाथरूम में भी गया था और उसमें मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी उस आदमी ने कहा कि यह पानी शमशान घाट और कब्रिस्तान का है। इसमें आप हाथ पैर डुबोकर अगर नहीं गए तो आपको पछताना पड़ेगा। वो इतना कह ही रहा था, तब तक मैं उसके घर से निकल ही चुका था और मन ही मन खुद से ही बातें करने लगा कि क्या पागल फैमिली थी, ऐसी फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी। मैं यही अपने आप से बोलते हुए हंसते हुए नीचे उतरा। बाइक चालू थी और अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब वहां से निकला तभी शाम के कुछ 4:30 बज रहे थे। मुझे एक काम दूसरी जगह भी था, तो मैं वहां चला गया। वहां पर मेरा 1 ही घंटे का काम था। सारा काम खत्म होने के बाद
लगभग मुझे अब 8:30 बज चुके थे। फिर मैं वहाँ से निकला अपने घर आने के लिए। मैं घर पर पहुँचा कुछ 10:30 बजे के आसपास। जब मैं घर पर पहुँचा तो घर आने के बाद मेरी जो पत्नी थी वो मुझसे कहने लगी कि आज आप बहुत थक गए होंगे। मैंने कहा हाँ। वो कहने लगी कि आपके साथ जो आया था वो कहाँ गया। मैं एकदम आश्चर्य से उसकी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा मेरे साथ कौन आया था, मैं अकेला ही तो आया। उसने कहा नहीं, अभी आप आंगन में बाइक खड़ा कर रहे थे तो आपके बाजू में जो खड़ा था वो कौन था। मैं उसे एकदम आश्चर्य से दोबारा देखकर पूछने लगा कि वहाँ कौन था, मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर मैं उससे कहने लगा काम करके मैं आया हूँ और ऐसा लग रहा है थकी हुई तू है, जा खाना ला दे। वो खाना लाने चले गई। उसके भी मन में यही सवाल अब भी घूम रहा था। जब खाना खाने के लिए हम लोग बैठे तब वो मेरे सामने बैठकर मुझसे वापस पूछने लगी कि आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने वहां पर किसी को देखा था जो आपके बाजू में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि आपकी बाइक से ही वो उतर कर आपके बाजू में खड़ा है। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैं उससे पूछने लगा कि एक बात बता, वो आदमी दिखने में कैसा था। उसका कहना यह था कि काफ़ी ज़्यादा डरावना और काला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कई दिनों से उसने नहाया नहीं है और मैले कपड़े पहना है। कपड़े भी हर जगह से फटे हुए थे और वो आप ही की ओर देख रहा था। मुझे लगा कि शायद आपके ही साथ आया होगा। उसकी बात सुनकर कहीं अब मुझे वो बात याद आ रही थी कि जब मैं घर से निकल रहा था तो वो लोग मुझसे बार बार अपने हाथ पैर धोकर निकलने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उसे उस समय इग्नोर किया। मैं खाना खाने के बाद नहाने चला गया। नहाकर मैं अपने कबर्ड के सामने लगे शीशे में अपने आप को देख रहा था। मेरे कबर्ड के ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक लैंप लगे हुए थे। वो अपने आप चालू हो जाते थे जैसे ही कबर्ड खोल दो। मैं कबर्ड खोला ही था कपड़े लेने के लिए और आईने में खुद को देख भी रहा था। अचानक से वो दोनों लैंप बंद चालू होने लगे। मैं कबर्ड के ऊपर मार कर देखने लगा कि कहीं लूज वायरिंग की वजह से तो बंद चालू नहीं हो रहे, क्योंकि कबर्ड तो अभी नया ही था। फिर ये लैंप को क्या हो गया, और उसके बाद एकदम से वो दोनों लैंप बंद हो गए और धीरे धीरे कमरे की लाइट भी डीम होने लगी। मैं अपने आप को संभालता या उस कमरे को देखता समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि मानो किसी बड़े पत्थर को वहां पर लाकर किसी ने फेंक दिया हो। मैंने तुरंत ही बेड के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था, और जब उठा तब मेरी ही खिड़की को लगकर बहुत सारे जो कुत्ते वहां पर बैठे रहते थे वो भौंकने लगे। उनका भौंकना सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अब डर लग रहा था। मैं तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम की ओर गया। वहां जब जाकर देखा तो बाहर लाइट्स ऑन थी। मैंने मेरी पत्नी को आवाज़ लगाकर कहा कि कमरे की लाइट्स क्यों बंद हो गई अपने। वो कहने लगी कि पता नहीं, और ये सुनकर वो तुरंत ही मेरे कमरे की ओर आगे बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर वो कहने लगी लाइट्स चालू तो है, आपको क्या हो गया है। मैंने कहा नहीं, अभी लाइट्स चले गई थी। तो कहने लगी सब कुछ चालू है, और जो इलेक्ट्रिक लैंप कबर्ड में लगा हुआ बंद हो गया था वो भी अब जलने लगा। मैं फिर से दोबारा अंदर गया। मेरी पत्नी बताकर वो अपने काम में लग गई और रूम से बाहर निकल गई। मैं अभी कबर्ड खोलकर कपड़े सिलेक्ट ही कर रहा था कि एक जोर की आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तुरंत भागा और कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा अब खुल नहीं रहा था। मैं अपने ही बेडरूम के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा कि बाहर अगर मेरी पत्नी और मेरी माँ होगी तो वो आकर दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन 10 मिनट तक कंटिन्यूस ठोकने के बाद में भी कोई नहीं आया और लाइट्स अपने आप बंद हो चुकी थी। मैं अंदर चीखता चिल्लाता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दोबारा से खटखटाया दरवाजे को और ज़ोरों से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन वो साइड से कोई आवाज़ ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद अपने आप दरवाज़ा खुला। मेरी पत्नी कमरे में आई, आकर कहने लगी कि क्या हुआ, तुम सो गए थे क्या, कितना दरवाज़ा खटखटाया मैंने। मैं उसे और ज़्यादा
आश्चर्य से देखकर कहने लगा कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, चिल्ला रहा था, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी? उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मेरी मम्मी, जो कि मेरे कमरे को लगकर एक सीटिंग एरिया था, वहीं पर बैठी हुई थी। उन्होंने भी कहा कि ऐसी तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तू क्या बात कर रहा है? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि आज रात में आपके कमरे में आप लोगों के साथ सोऊंगा। मम्मी ने कहा इतना बड़ा हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? मैंने कहा नहीं मम्मी, आज मैं अकेले अपने कमरे में नहीं सोऊंगा, मुझे मेरी पत्नी के साथ में भी डर ही लगेगा। दोस्तों, सच बात तो ये थी कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए डर रहा था, लेकिन उस समय मुझे घर वालों को सारी बातें बताना ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वो रात मैं, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, हम सब एक ही कमरे में, मम्मी के जो कमरा था उसमें जाकर सो गए। सुबह में जब मैं उठा तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि रात में मुझे जो सपने भी आए वो काफ़ी ज़्यादा डरावने और दर्दनाक थे। मम्मी ने कहा कि क्या सपने देखा तूने? मैंने कहा मम्मी, जो बात कल रात में मुझे मेरी पत्नी कह रही थी, मैंने वही चीज़ दोबारा देखा। मैंने देखा कि घर के आंगन के पास में मैं खुद कहीं काम पर से आया हूँ, और जैसे ही मैं बाइक रुकाया तभी मेरी दाईं ओर एक काला सा भयानक आदमी खड़ा है जो मुझे ही देखे जा रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं घर में घुसा वो मेरे साथ घर के अंदर आया, लेकिन तब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खाना खाया। मैं और मेरी पत्नी कल रात में जो जो बात की है वही सारी बातें मैंने सपने में भी देखा, लेकिन इस बार वो काला सा डरावना आदमी मेरे बाजू में बैठकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। फिर मैं जैसे ही नहाने के लिए गया वो आकर बेड पर बैठ गया, और उसके बाद जो जो कल रात में मेरे साथ हुआ वो सब में मैं हर जगह उसे देख रहा था। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने दोनों इलेक्ट्रिक लैंप को हाथ लगाकर बंद कर दिया है। जो मेरे रूम की ट्यूबलाइट भी धीरे धीरे बंद हो गई थी, उसकी ओर उसने सिर्फ देखा और वो लाइटें बंद होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि जब मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था तब वो मेरे बाजू में ही खड़े होकर मुझे ही घूरे जा रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी से ये भी कहा कि मम्मी, जब कल रात में मैं आपके कमरे में आकर सोने लगा तभी वो कमरे के दरवाजे तक आया, लेकिन कमरे के अंदर पता नहीं क्यों नहीं आ पाया। दोस्तों, इसका एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि मेरी मम्मी भगवान को 24 घंटे याद करती थी। इसी वजह से भगवान का नाम सुनकर वो उस कमरे के अंदर नहीं आया होगा। मेरी मम्मी ने जब मेरी बातें सुनी तो वो कहने लगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में हम जो देखते हैं या ज़्यादा सोचते हैं वही सपना आता है। तू कल इस बारे में ज़्यादा सोच रहा होगा, इसी वजह से तुझे भी ये सपना आया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन था कि जो मैंने देखा है सपने में वो कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। इसीलिए मैं शांत नहीं बैठा और मैं अगले दिन उठकर मेरे एक दोस्त को लेकर एक आदमी के पास गया। वो आदमी के बारे में मैंने कई जगह पर सुन रखा था कि वो आदमी झाड़ फूक करता है, और वो कहते हैं ना कि ओझा टाइप का आदमी था। झाड़ फूक के साथ साथ वो आत्माओं को भी कैद करता है। मैंने कभी देखा नहीं था उसे कैद करते हुए, बस सुना था। इसी वजह से मैं मेरे दोस्त के साथ उसके पास पहुंच गया। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो अभी मुझसे 10 कदम की दूरी पर होगा कि उसने मेरी ओर देखा और कहने लगा, वहीं रुक जा। मैं एकदम से खड़ा हो गया। वो कहने लगा, अगर नज़दीक अब तू एक कदम भी आया मेरे तो तुझे बहुत दिक्कत होगी। मैं उससे बात करते हुए आगे जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे वहीं रुकने के लिए कहा था, इसीलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। उसने मेरे दोस्त को अपनी ओर बुलाया और उससे कुछ कहा। मेरे दोस्त ने कहा, चल जल्दी यहाँ से। मैंने उससे कहा, कहाँ जाना है? वो कहने लगा, तू पहले यहाँ से चल। वहाँ से थोड़ी दूरी पर 500-600 मीटर की दूरी पर एक कुआं था, और उस कुएं के बाजू में 3 कौवे थे जो कि मरे हुए थे, और उनकी जो गर्दन थी वो कटी हुई थी। उनके चेहरे बिल्कुल लाल हो चुके थे खून से। वो कहने लगा कि तुझे इस कुएं के पानी से नहाने के लिए कहा है। मेरा दोस्त वहीं पर कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी निकाला, और जैसे ही मेरे ऊपर डालने गया, मुझे बस इतना याद है कि मैं वो पानी अपने ऊपर नहीं डालना चाहता था।
उसके बाद जब मेरी आँख खुली तब मैं खुद को अपने बेडरूम के कमरे में पाया और मैं उठकर ये कहने लगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपका दोस्त आपको यहाँ पर छोड़ गया। आपको लेकर 3 लोग आए हुए थे जो आपको उठाकर यहाँ पर लाए थे। आप पूरे भीगे हुए थे। आपको पहुँचकर आपके कपड़े भी मैंने चेंज किए और उसके बाद आप ऐसे ही बेहोश पड़े हुए थे। हमने डॉक्टर्स को बुलाने की भी कोशिश की, तभी आपके दोस्तों ने मना किया कि इसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ये उठ जाएगा और आप अभी उठ रहे हो। मैं ये सुनकर दंग रह गया। मैंने कहा लेकिन मेरे साथ हुआ क्या था? मैंने तुरंत ही मेरी पत्नी से कहा कि मेरे दोस्त को फ़ोन करो और उसे यहाँ पर आने के लिए कहो। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त मेरे घर पर आया। जब वो घर पर आया तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या थी। उसने बताया कि कल जैसे ही मैंने कुएं से पानी निकाला और तेरे ऊपर पानी डाला तो एकदम से अलग आवाज़ निकालने लगा और कहने लगा कि मुझे यहाँ से छोड़ दे वरना तुझे जान से मार दूंगा। मैंने पानी तो डाल दिया था, जो दूसरी क्रिया मुझे करने के लिए बताई थी। मैं जैसे ही वो करने गया तो तूने मेरा गला पकड़ लिया और उसके बाद तू खुद मुझे कुएं में ढकेलने लगा। लेकिन जो कौवे वहाँ पर मरे हुए थे, मैंने बहुत मुश्किल से तुझसे खुद को बचाया और उस कौवे का खून तेरे माथे पर लाकर लगा दिया, जिसके बाद तू वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मैं तुझे वहाँ से उठाकर दूसरे दोस्तों को बुलाया और उनकी मदद से तुझे यहाँ तक लाकर छोड़ा। इसके बाद उसका कहना यह था कि फिर मैं जाकर दोबारा उसी आदमी से मिला जिसने तुझे ये करने के लिए कहा था। उसने कहा कि तेरे साथ कोई आत्मा है जो कि बहुत भयानक और शक्तिशाली है और वो तेरे ही साथ में तेरे घर पर आ चुकी है। अब अगले 7 से 8 दिन के अंदर वो तुझे जान से मारकर तेरी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी या फिर वो तुझे पागल कर देगी। उसकी बातें सुनकर तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। उसने कहा कि कल सुबह होते ही तू मेरे साथ दोबारा वहाँ पर चलना। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसने धीरे से मेरे कान में कहा कि बेवकूफ़, यहाँ पर बात मन की नहीं है, यहाँ पर तेरा इलाज हो जाएगा, तू कल चल, मैं तुझे सुबह लेने आता हूँ। इतना कहकर मेरा दोस्त चला गया। मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था। मैंने फिर खाना खाया और दोबारा अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के कुछ 3 सवा 3 बजे जब मेरी आँख खुली तब ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का देकर नींद से जगाया है। मैं उठकर अपने आसपास देखने लगा तो कोई नहीं था, बस बाजू में मेरी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी। मुझे लगा कि हो सकता है उसका नींद में मुझे हाथ लग गया होगा। फिर अगले ही पल दोबारा से मैंने देखा कि मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो भी बिल्कुल काला था और वो दोनों हाथ को आगे करके मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। मैं नींद से ही यानी कि लेटे लेटे ही चिल्लाने लगा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन इस पर उसका कोई जवाब नहीं आया। बस वो मुझे दोनों हाथों को आगे करके बुला रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद ये वही आत्मा है। मैं घबराकर तुरंत ही मेरी पत्नी को नींद से जगाया और उससे कहने लगा कि क्या अभी तुझे वो दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने उससे कहा कि जाकर लाइट ऑन कर। उसने जाकर लाइट ऑन की तो हम लोगों को कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने मेरी पत्नी को लिया और दोबारा से मेरी मम्मी के कमरे में जाकर सो गया। मैं बस सुबह होने का वेट कर रहा था। जब सुबह हुई तब मेरा दोस्त आया। वो लेकर मुझे फिर से उसी आदमी के पास गया। इस बार वो आदमी के पास जाकर जब मैं बैठा तो कुछ अजीब सा मेरे साथ हुआ। ऐसा लगने लगा कि मेरे पूरे शरीर पर कीड़े चल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता कि सांप मेरे बैक पर रेंग रहा है और मुझे ना चाहते हुए भी वो चीज़ें दिखाई दे रही थी जो किसी को शायद नहीं दिखती। मुझे अपने आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। किसी के माथे से खून जा रहा था तो किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे।
ऐसा लग रहा था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कोई कब्र में से निकलकर मेरे सामने आया है। किसी की लाश जैसी जल जाती है वैसा ही कोई दिखाई भी दे रहा था। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और उस आदमी से कहने लगा कि मेरे आसपास मुझे कुछ दिख रहा है। उस आदमी ने झोले में हाथ डाला और कुछ विभूति निकालकर मेरे माथे पर घस दिया, जिसके बाद मैं वहीं पर 15 से 20 मिनट अपनी सूध बूध खो चुका था। और फिर वो आदमी ने एक बोतल मेरे पास ले आया, कहने लगा इसमें थूक। मैं थूकना नहीं चाह रहा था और मुझे बराबर से फिर कुछ याद भी नहीं है, लेकिन कैसे करके उसने मुझसे थुकवा दिया और वो बोतल को उसने अपने बाजू में रखा। उसके बाद मेरे दोस्त से कहा कि जाके उसी कुएं से पानी निकाल के ला। मेरे दोस्त ने जाकर उस कुएं से पानी निकाला। वो कुएं का पानी उसने मेरे ऊपर डाला और जिस बोतल में उसने मेरे थूक को रखा हुआ था उसी बोतल में उसने कुछ कुएं का पानी भी डाल दिया। फिर मुझे बिल्कुल साफ महसूस हुआ, जैसा कि मेरे शरीर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है। मेरे हाथ पैरों में उसके बाद कई दिनों तक दर्द रहा, लेकिन उस समय उस आदमी ने कहा कि धीरे धीरे ये दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लगभग मैं उस दर्द को अगले 3 से 4 महीने तक झेलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे बीतते समय के साथ साथ वो दर्द भी कम हो गया और दोबारा फिर मैंने कभी भी कोई आत्मा भूत को ना देखा और न ही महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी रितेश नायर की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शाकिर की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शाकिर है। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये हमारे ही साथ हमारे बाजू के घर में घटी थी। ये बात है 2009 की। उस समय मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर में जाने का सबसे मुख्य कारण ये था कि वो घर का रेंट बहुत कम था। उस समय जहाँ घर के किराए 12 से 15 हज़ार चलते थे, हमें वो घर सिर्फ 7 से 7,500 हज़ार रुपये किराए पर मिल रहा था। इसी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इतने कम किराए में इतना अच्छा घर मिल रहा है। जो सोसाइटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। वो जो बिल्डिंग थी वो 6 माले की थी और कहा जाता है कि 5th फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग रहते थे, यानी कि 2 टेनेंट 5th फ्लोर पर रहते थे और 3 टेनेंट 6ठे माले पर रहते थे। बाकी 1st फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक के नॉर्मल जितने भी घर थे वो सब ऑक्यूपाइड थे। अब घटना पर आता हूँ। हमें रूम नंबर मिला था 503 का। जब हमें वो रूम नंबर मिला तो मेरी पत्नी जो है वो कहने लगी कि 503 रूम नंबर हमें मिला है। तो मैंने उससे कहा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? वो कहने लगी कि मैंने बहुत सारी कहानियों में सुना है कि जो रूम नंबर के लास्ट में 3 आता है वो रूम नंबर हॉन्टेड होते हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा तू कुछ भी बात कर रही है? वो कहने लगी नहीं, मैं सच कह रही। इसके बाद में वो मुझसे ये भी कहने लगी कि एक तो रूम नंबर भी हमें ऐसा मिला और ऊपर से ये फ्लैट भी आप देखिए ना कितना अंदर है। दरअसल दोस्तों, मेरे फ्लोर का मैं आप लोगों को नॉर्मल सा पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि वो कैसा था। जब फ्लोर पर एंट्री करते थे तो राइट साइड में 2 फ्लैट थे, सामने की ओर 3 फ्लैट थे और लेफ्ट साइड में जाने के बाद और आगे से फिर दोबारा से एक लेफ्ट लेने के बाद हमारा रूम 503 आता था। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उस फ्लोर पे सिर्फ 3 ही टेनेंट थे हम लोगों को मिलाकर। इस वजह से वो इतना बड़ा फ्लोर पूरा खाली ही रहता था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और रहने लगे तभी पता चला कि उसके 4 या 5 दिन के बाद उस बिल्डिंग में लिफ्ट का काम भी शुरू हो गया था। इस वजह से अब लिफ्ट भी बंद हो गई थी। अब हमें पैदल ही 5 माला चढ़ना और उतरना पड़ता था। इस वजह से दिन में हम लोग बहुत कम उतरते थे। मैं अपने काम के लिए जाता था और जो भी घर में सामान लगता था उसे आते समय लेकर आता था कि दोबारा उतरना नहीं पड़े। जब मैं एक शाम में ऑफिस से घर पर आ रहा था तभी ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय 4th फ्लोर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। जैसे ही मैं 4th फ्लोर से 5th फ्लोर पर चढ़ने लगा तभी मेरे साथ में मैंने एक आदमी को देखा। ऐसा लग रहा था जैसा कि अचानक से वो मेरे पास आ गया हो।
क्योंकि अब तक तो वो मुझे कहीं पर दिखा नहीं। मुझे लगा कि शायद ये थक गया होगा, इस वजह से ये 4th फ्लोर पर कुछ देर के लिए रुका हुआ था और अब ये मुझे देखकर दोबारा से चढ़ना शुरू किया। वो आदमी मेरे साथ ऊपर चढ़ने लगा और 5th फ्लोर आने के बाद में वो आदमी राइट टर्न लिया, जबकि राइट वाली साइड जितने भी घर थे उसमें कोई रहता ही नहीं था। मैं उसको देखकर हैरान रह गया कि ये इस समय कहाँ जा रहा है। क्या पता ये उस घर का ओनर है या फिर गलती से 6th की जगह ये 5th पे आ गया है, फ्लोर चेंज हो गया है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आवाज देकर पूछ लेता हूँ। मैंने उसे 3 बार आवाज लगाई, लेकिन वो एक भी बार पीछे नहीं पलटा। मुझे लगा कि हो सकता है इसे सुनाई भी नहीं देता हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उसकी ओर आगे बढ़ा कि उसे हाथ लगाकर बता दूंगा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं दोस्तों जैसे ही उसे हाथ लगाने गया ही था कि वो आदमी गायब हो गया। यानी कि उसे हाथ लगाने के बाद में वो आदमी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा मानो वो मेरे लिए ही वहाँ पर रुका हुआ था कि मैं उसे हाथ लगाऊं और वो गायब हो जाए। ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आया। मैं अपने घर में आकर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को सब बताने लगा कि आज जो मैंने देखा वो कुछ नॉर्मल नहीं था। वो लोग भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी कि आपको वो जो भी दिखा था वो दिखने में कैसा था। मैंने उसे बताया कि था तो वो नॉर्मल इंसान की तरह, लेकिन हाथ लगाते ही वो हवा में धुआं बनकर कहीं गायब हो गया। वो उसके बाद मुझसे पूछने लगी कि आपको एक और बात बतानी है। मैंने जब उससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बता। वो कहने लगी कि रात के समय उसे ऐसा लगता है कि हमारे घर के बाजू वाला जो कमरा है उसमें से कुछ बच्चों की चलने की और बातचीत करने की और मस्ती करने की आवाज़ आती है। उसका ये भी कहना था कि जब उस कमरे के बाहर जाकर मैं खड़े रहती हूँ तभी ऐसा लगता है कि घर के अंदर से दरवाज़ा बंद रखकर ही कोई मुझे देख रहा है और वो मुझे अंदर आने के लिए कह रहा है। ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा है जो मुझे उस घर के अंदर बुला रहा है। मैंने जब मेरी पत्नी से बात सुना तो मैं उसी को चिल्ला उठा। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है और तुम्हें किसने बोला कि उस घर के पास जाकर तुम खड़े रहो। तो मुझसे कहने लगी कि बात वो नहीं है, बात कुछ और ही है। क्योंकि उसका ये भी कहना था कि जब वो रात में सोती है तब वो बच्चे रो रो कर उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुलाते हैं, जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। फिर उसने कहा कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने उससे पूछा कि सपने में तूने क्या देखा। वो कहने लगी कि मैंने देखा सामने एक लड़का आकर मेरे खड़ा हुआ है और वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं उठकर जैसे उसके पास जाने लगी कि वो लड़के का रूप एकदम से चेंज हो गया और एक बड़े से आदमी में बदल गया और वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। वो आदमी की हाइट लगभग 6 से 6.5 फीट होगी और वो आदमी का चेहरा भी बहुत लंबा था। फिर वो हंसते हुए मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैं ये देखकर डर गई। मैं जैसे ही पीछे पलटी दोबारा से बेड पर आकर सोने के लिए कि उसने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचा। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास जाकर गिर गई। इसके बाद वो मुझे उठाने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे जब भी धक्का देती मेरे हाथ उसके शरीर के आर पार होकर निकल आते। यानी कि वो आदमी खुद तो मुझे टच कर पा रहा था, लेकिन अगर मैं उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती तो उसे मैं टच नहीं कर पाती, जैसा मानो उसका शरीर हवा का बना हुआ था। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे भी 1 मिनट को ऐसा एहसास हुआ कि हो सकता है ये जो कह रही है वो सच है, क्योंकि आसपास के जितने लोग थे उनमें से कई सारे लोगों से हमने उस बिल्डिंग के भूतिया होने की बातें सुनी थी, लेकिन ये सब पर हम विश्वास करते ही नहीं थे। मैंने अपने एक दोस्त से बात की इस बारे में।
मेरे दोस्त ने कहा कि मैं खुद तेरे घर पर आकर देखूंगा, और उसे कहते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें समझ आ जाती थी। वो मेरे बिल्डिंग के पास पहुंचा ही था कि वो कहने लगा कि मैं तेरी बिल्डिंग के पास आकर ही ये बता सकता हूँ कि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और जितना जल्दी हो सके तू भी इस घर को छोड़कर निकल जा, वरना तुम लोगों का बहुत भारी नुकसान होगा। हो सकता है तुम में से किसी की जान भी चली जाए। उसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि ये जो कह रहा है वो सच है, तो हमें इस घर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर अगले 4 से 5 दिन के अंदर मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम लोगों ने उस घर को खाली किया और उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, जिसके बाद ना तो हमें कोई भूत प्रेत दिखा और ना ही कभी उनके होने का एहसास हुआ। तो दोस्तों, ये थी शाकिर जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली घटना अजय की है। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना मेरे साथ 12 साल पहले घटी थी, जब मैं अपनी दादी के साथ रहा करता था। मेरा नाम अजय है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी दादी मुझे बताती है कि जब मैं 2 साल का था, तब मेरा जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी लोग घूमने जाने वाले थे कि अचानक मेरी छोटी बहन का देहांत हो गया, जो सिर्फ 1 साल की ही थी। फिर उसके बाद से हम लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी। दादी बताती है, रात के समय किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती, तो कभी किसी के हंसने की। ये सब घटना देखकर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। फिर हम उसी गांव में एक नया घर खरीद लिए। जब मेरी उम्र 11 साल की हुई, तो मैं अपनी दादी के साथ खेत में काम करने जाया करता था। फिर एक दिन अचानक से मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई। मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया और कुछ दिनों बाद मेरी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। दादी की जगह मैं उनका खेत का काम करने लगा। एक शाम मुझे आने में देर हो गई कि तभी मुझे मेरी दादी दिखाई दी, जो कहीं पे जा रही थी। मैं ये देखकर उनके पीछे चल दिया। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी वहाँ एक भयानक से घर में जा रही थी। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, वहाँ से एकदम से वो गायब हो गई। मैं ये देखकर थोड़ा हैरान हो गया और बोला, दादी अचानक से कहाँ चले गई? फिर मैं वहीं पे दादी को ढूंढने लगा। मैं उन्हें आवाज़ें देने लगा, लेकिन मुझे दादी कहीं नहीं दिखाई दी। मैं फिर अपने घर चला गया। मैंने देखा कि दादी तो घर पे सो रही है। मैं ये देखकर और ज़्यादा हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा कि कल सुबह दादी से बात करता हूँ। अगली सुबह होने पर मैं दादी के पास गया और उनसे पूछा, दादी, आप कल शाम में खेत के पास वाले घर में क्यों जा रहे थे? तो दादी ने बोला, बेटा, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है और तुम ये कैसे बोल रहे हो कि मैं वहाँ पर थी? फिर दादी ने बताया कि जिस घर की तुम बात कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी घर नहीं है। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से वो घर देखा है जिसमें आप कल जा रहे थे। फिर मेरी दादी ने मुझसे कहा कि जहाँ तुमने वो घर देखा, वो कब का जल के खाक हो चुका है और वो घर पहले हमारा ही हुआ करता था। फिर जब तुम्हारी छोटी बहन का देहांत हुआ, तब से हमने वो घर छोड़ दिया था। फिर उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उस घर में रहने का सोचा और रहने के लिए चले भी गए। उनके साथ भी कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। अचानक उनके घर में किसी न किसी की बुरी तरह मौत हो जाती। देखते ही देखते वहाँ पर जितने लोग रहने गए, सभी के परिवार वालों में से कोई ना कोई मर ही जाता था। और ये देखकर गांव वालों ने उस घर को आग लगाकर जला दिया। गांव वालों ने जैसे ही वो घर जलाया, तभी उस घर में से आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कह रही थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अब तुम लोगों की मौत पक्की है। उसके बाद से गांव का हर एक आदमी जब शाम को घर आता है, तो उसे वही घर दिखाई देता है और वो घर दिखने में ऐसा लगता है
जैसे वो एक महल हो। ये देखकर जो कोई भी उस घर में जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता और वो घर शाम में ही दिखाई देता है। फिर ये सब बातें सुनने के बाद अपने काम पे निकल गया और मैं मन में यही सोच रहा था कि उस घर में ऐसा कौन था जो सबको बिना मतलब मार रहा था। फिर कुछ हफ्तों बाद मेरी दादी ने मुझे बोला, तुम्हें जब भी वो घर दिखाई देगा तो तुम उसके पास मत जाना। ये बोल के मेरी दादी का भी देहांत हो गया। उसके बाद से मुझे कभी भी वो घर दिखाई ही नहीं दिया। मैं बहुत बार शाम में भी घर आता था काम के बाद, लेकिन मुझे तो अब वो घर दिखाई ही नहीं देता था। और ना तो कभी ऐसा कुछ सुनने में आया कि गांव में से हमारे कोई एक आदमी भी गायब हो गया है। मुझे लगा शायद दादी ने मुझे डराने के लिए वो सब बात बताई थी। फिर एक शाम लगभग 8:30 बजे जब मैं अपने घर आ रहा था तो मुझे मेरी दादी की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुन के मैं एकदम से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर दोबारा मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई चीख रहा था, जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने वो घर देखा और अपने ही आप में बोला, अरे ये घर यहाँ कैसे आ गया? और ये तो वही घर है जो दादी ने मुझे बताया था जिसके बारे में। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि दादी ने ये भी कहा था कि ये घर हमारा ही है। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी उस घर के दरवाजे पे एक बच्ची को खड़ा देखा और वो बच्ची मुझे किसी चीज़ का इशारा कर रही थी। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर आने से मना कर रही है, लेकिन अब भी मुझे अंदर से वैसी ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांग रहा है। वो आवाज़ सुनते ही दोबारा मैं अपने आसपास देखने लगा और फिर जैसे ही दोबारा मेरी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई है और मैं फिर उस घर के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि घर के हर कोने में दिए जल रहे थे। वो दिए कभी अपने आप बुझ जाते और फिर दोबारा उनमें आग पकड़ लेती, जिस वजह से घर पूरा रोशन हो जाता। मुझे तो ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एकदम से सारे दिए बुझ गए और किसी के भागने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर मैं अपने आसपास देखकर धीमी आवाज़ में चिल्लाने लगा कि कौन है, कोई है क्या जो मुझे डरा रहा है? और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो कोई मेरे पीछे आकर मुझे धक्का देकर भाग गया। लेकिन मैं हिम्मत करके ऊपर जाने लगा। मैंने देखा ऊपर एक रूम में कोई चीज़ जल रही थी। फिर मैं उस रूम के पास जैसे ही गया तो मैंने देखा कि एक औरत खुद को जला रही है। ये देख के मैं वहाँ से भागा। मैं जैसे नीचे आया घर के गेट के पास तो मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो औरत एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका शरीर आग में लिपटा हुआ था। मैं ये देखकर पीछे जाने लगा और वो मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी। मैं पीछे एक दीवार पे जाकर रुक गया और वो औरत मेरे पास आ गई। उसने मुझे हवा में उठा के ज़मीन पे पटक दिया। फिर मैं उठा। वो औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ में आग लग गई। फिर मैंने जैसा तैसा वो आग को बुझाया और मैं वहाँ से दरवाजे की तरफ भागने लगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने पीछे देखा, वो औरत मेरी तरफ ही आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। वो जैसे मुझे मारने गई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने देखा तो उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उस बच्ची ने मुझे वहाँ से भागने का इशारा किया। और उस घर में जो दिए अभी बुझे हुए थे उनमें एक बार फिर अपने आप आग लग गई थी और दिए जल उठे, जिस वजह से घर भी रोशनी से भर चुका था, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
फिर उस बच्ची ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो दरवाज़ा एकदम से खुल गया और मैं भाग के उस घर से बाहर निकल गया। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो घर वहाँ से गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से मुझे वो घर आज तक कभी नहीं दिखाई दिया और मैं उस बच्ची का हर रोज़ मन में धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वो बच्ची कौन थी मुझे उसका भी कुछ पता नहीं चला और मैं आज भी यही सोचता हूँ कि वो बच्ची कहाँ से आई थी। क्या वो मेरी बहन थी और उसने मेरी जान क्यों बचाई? तो दोस्तों, ये थी अजय की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सैफुल्ला शेख ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सैफुल्ला शेख है। मैं बिहार के मोतीहारी ज़िले का रहने वाला हूँ। ये कहानी है 2014 की। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने घर पर था। बहुत ठंडी का मौसम था और मेरी शादी होने वाली थी। मेरे चाचा के लड़के के नानी के घर में सोने चला गया था। उस दिन शाम के 8 बजे मुझे पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही थी। अचानक से मेरी आंख कुछ रात के 12 बजे खुली। रात को जब गांव में लाइट थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था कि हमारे गांव में रात के समय लाइट चले जाया करती थी, लेकिन उस समय लाइट भी थी और एकदम गहरा हर जगह सन्नाटा पड़ा हुआ था। अचानक मैंने किसी की आवाज़ सुना। मुझे लगा कि शायद नाना और नानी है। जब मैं आवाज़ दिया तो किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने बिस्तर पर ही करवट बदलना शुरू किया। करीबन 10 मिनट के बाद मेरे कमरे का पंखा बंद हो गया। उसके बाद अपने आप लाइट बंद हो गई। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी तो मैं बाहर निकला ये देखने के लिए कि किसी ने बंद तो नहीं कर दिया। जब मैं बाहर निकला और कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद जब मैं कमरे के दरवाजे की तरफ पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि कोई मेरे बगल से तेज़ी से गुजरा है। तो मैं तुरंत दोबारा पीछे पलट कर देखने लगा। नानी के ही जैसा वो कुछ दिखने में था। मुझे लगा कि शायद ये नानी ही होगी और नानी कहीं जा रही थी। तो मैंने पीछे से आवाज़ लगाई कि नानी, कहाँ जा रही हो इतनी रात में? नानी ने कुछ भी नहीं बोला। नानी का जवाब ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद नानी कहीं बाहर जा रही होगी। उसके बाद मैंने वो स्विच के बटन्स देखे और उन्हें सबको ज़ोर से दबाकर दोबारा चालू किया, जिसके बाद मेरे कमरे की लाइट और फैन दोनों चलने लग गए। मैं अपने कमरे में लौटा ही था कि मैंने दोबारा देखा। अचानक से मेरे कमरे का लाइट और फैन दोनों बंद हो गया। मैं फिर बाहर निकला। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था। जब मैंने देखा तो बटन बंद थे और इस बार जब मैं स्विच पर बटन्स को दबाने लगा ऑन करने के लिए तो वो बटन ऑन ही नहीं हो रहे थे, यानी कि बटन दब रहे ही नहीं थे। मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी थी, उसके बावजूद वो बटन दबने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद मैंने उस बटन को वैसे ही छोड़ दिया और अपने घर के अंदर यानी अपने कमरे में चले गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो पंखा अपने आप चालू हो गया और लाइट बंद चालू होने लगी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक काले साए जैसा मेरी गर्दन पर हाथ किसी का लगा हुआ था। उसने मुझे अंदर धक्का दे दिया। उसके बाद मेरे पर हमला किया। मुझे तकरीबन 3-4 मिनट के बाद जब उसने छोड़ा तो मैंने अपने भाई को जगाया। उसने मुझे बोला कि सो जा यार, तो कोई बुरा सपना देखा होगा, जबकि मैं पूरा होशो हवास में था। जब सुबह हुई और घर के लोगों को बताया तो वहाँ पर सब बोलने लगे कि साया तो इस घर में है, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। मुझे ये बात सुनकर सच में काफ़ी गुस्सा आया कि जब घर में साया है या कोई बुरी शक्ति है तो पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। बस यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।